अमीर बहू का कपड़ों का शोरूम, गरीब बहू का ठेला। मुझे माफ करना पूजा, लेकिन आज मैं सिर्फ इतने ही पैसे कमा पाया हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं हम माँ का इलाज कैसे कराएंगे। अरे आप माफी क्यों मांग रहे हैं? भला इसमें आपकी क्या गलती है? राम जी, आप कहीं और ठेला लगा लीजिए, शायद वहाँ पर आपकी अच्छी बिक्री हो जाए। तुमने सही कहा पूजा, मुझे जगह बदल कर देखनी चाहिए। राम ने ऐसे बोलकर अपने दिल को समझा दिया। राम एक गरीब आदमी था जो ठेले पर फल बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसके घर में उसकी बीवी पूजा, एक बहन टीना और माँ थी। राम के पिता का अभी कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ था, जिसकी वजह से पूरे परिवार की जिम्मेदारी राम के कंधों पर आ गई। उसकी माँ को अपने पति की मौत का इतना गहरा सदमा लगा कि वो भी दिमागी तौर पर बीमार हो गई। रेगुलर माँ की दवा और काम के मंदा होने से राम का दिमाग काफी परेशान रहने लगा था। ऐसे ही आज के दिन वो सड़क पर मारा मारा सा अपने फल लिए घूम ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक शोरूम पर पड़ी। काश अगर मेरी भी ऐसी कोई बड़ी दुकान या शोरूम होता तो मेरे घर के हालात कितने अच्छे होते। इसी तरह शोरूम को देखकर चलते हुए राम इतनी गहरी सोच में पड़ गया कि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो अब बीच चौराहे पर था। ख्यालों में खोने की वजह से राम का सामने से आती गाड़ी पर ध्यान नहीं गया और उसका ठेला गाड़ी से जोर से टकराया। जोर से टक्कर लगने की वजह से राम के सारे फल इधर उधर गिर गए और राम अपने ठेले के नीचे ही दब गया। आ आ आ राम वहीं बेहोश हो गया। कुछ भले लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और उसके घर खबर की। राम की खबर सुनते ही पूजा अस्पताल भागी चली आई। राम जी, सारी मेरी ही गलती है। मैंने आपको ठेला लगाने की जगह बदलने को बोला। मैं तो यहाँ आपका इलाज भी नहीं करवा सकती हूँ क्योंकि मेरे हाथ खाली हैं। मुझे मुझे माफ कर दो पूजा। आप माफी मत मांगिए। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में लाकर डाल दिया है आपने मुझे, जहाँ से मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। नहीं भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो बहुत समझदार हैं, ऐसे मत बोलिए। टीना ने किसी तरह अपनी भाभी पूजा को संभाला, जो लगभग जिंदगी से हार मान चुकी थी। लेकिन पूजा में अभी भी कहीं उम्मीद की एक किरण बाकी थी, जिस पर वो फिर से खड़ी हुई और उसने यूं हार मानने से बेहतर कुछ करने की सोची। मैं यूं हार मान कर नहीं बैठ सकती, ये मेरे परिवार का सवाल है। मुझे हर हाल में इनके लिए कुछ करना होगा। रात के सन्नाटे में जब सभी बेखबर होकर सो रहे थे, वहीं पूजा की आंखों में नींद की छवि भी नहीं थी। उसके दिमाग में लगातार ये चल रहा था कि वो अब अपने घर को कैसे चलाएगी। यही सोचते सोचते रात ढल गई। अगले दिन घर में जो भी थोड़े बहुत पैसे रखे, वो पूजा उन्हीं को घर के खर्चे के लिए लेकर निकल गई। भला इतने से पैसों से मैं माँ और राम जी के लिए दवाइयाँ कैसे ला पाऊंगी? ऐसा करती हूँ, मैं इन पैसों से थोड़ी सी दाल और चावल ले लेती हूँ, जिससे मैं अपने घर के 3 लोगों का पेट तो भरवा ही सकती हूँ। माँ जी और राम जी की दवाइयाँ ज्यादा जरूरी हैं। पहले पूजा ने सबसे पहले एक स्टोर से राम और अपनी सास के लिए दवाई ली और फिर बचे हुए कुछ पैसों से वो थोड़ी सी दाल और चावल लेकर घर आ रही थी कि तभी रास्ते में उसे बड़ा शोरूम दिखाई दिया, जिसके सामने राम का एक्सीडेंट हुआ था। पूजा देखने लगी कि शोरूम में तरह तरह के कपड़े लगे हुए थे, जिससे उसे याद आया कि शादी से पहले वो भी इसी तरह कपड़े डिजाइन किया करती थी। उसके डिजाइन किए हुए कपड़ों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। पूजा बड़ी दयालु थी। वो बच्चों के लिए फ्री में बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसेस सिलकर उन्हें पहनाया करती, लेकिन शादी होने के बाद अब हालातों से मजबूर होकर उसे कोई कपड़ा सिले एक अरसा हो चुका था। अगर हमारे साथ किस्मत इस तरह के खेल ना खेलती तो आज भी मैं इसी तरह कपड़े डिजाइन कर रही होती। निराश मन लिए पूजा अपने घर वापस लौटी। भाभी, क्या आप कुछ ला पाई? हाँ टीना, राम जी और माँ जी की दवाइयाँ ज्यादा जरूरी थी, इसलिए मैंने पहले दवाइयाँ ली और किसी तरह में थोड़े से पैसे बचाकर ये दाल चावल ले आई हूँ। इससे आज तो हमारे घर में चूल्हा जल जाएगा, लेकिन अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब कल के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अपनी भाभी को इस तरह की मुश्किल वक्त में भी हार न मानते देख टीना की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद पूजा ने खिचड़ी बनाई, जिससे उसने राम और शारदा का तो पेट भरवा दिया, लेकिन अब पतीले में सिर्फ एक जने की ही लायक खिचड़ी बची हुई थी और उसने वो सारी खिचड़ी अपनी ननद टीना को दे दी। ये देख टीना बोली, ये क्या भाभी, अगर आप सारी खिचड़ी मुझे दे देंगी तो आप क्या खाएंगी? तुम मेरी चिंता मत करो। नहीं भाभी, चलिए एक साथ बैठकर ये खिचड़ी खाते हैं। अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी।
टीना की बात सुनकर पूजा टीना के साथ खिचड़ी खाने के लिए राजी हो गई और खाते खाते पूजा बोली, बिल्कुल इसी तरह मैं भी ड्रेस डिजाइन किया करती थी जैसे मैंने उस शोरूम में देखा। क्या भाभी, ड्रेस डिजाइन? आप क्या कह रही हैं? अरे अरे कुछ नहीं, बस रास्ते में मैंने एक कपड़ों का शोरूम देखा जहां पर काफी सुंदर ड्रेसेस लगी हुई थी, तो मुझे याद आ गया कि मैं भी शादी से पहले कुछ ऐसी ड्रेसेस बनाया करती थी। लेकिन छोड़ो भाभी, अगर आप अच्छी ड्रेसेस डिजाइन कर सकती हैं तो क्यों ना आप यही काम कर लें। काम? तुम जानती तो हो टीना कि ड्रेस डिजाइन करने में कितना पैसा लग जाता है, कपड़ा, तरह तरह का सामान वगैरह, और हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। पूजा की बात सुनकर टीना उठकर अपने बैग में से कुछ पैसे निकाल कर लाई, जिन्हें देखकर पूजा पूरी तरह हैरान हो गई। अरे टीना, ये पैसे ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? भाभी, ये पैसे मैंने अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए जोड़ रही थी, लेकिन अब जब मैं कॉलेज जा ही नहीं रही हूँ तो ये मेरे किसी काम के नहीं, इसलिए आप इन्हें रख लीजिए। आप इनसे एक नया काम शुरू कर सकती हैं। लेकिन टीना, ये पैसे तो तुम्हारे हैं, मैं इन्हें कैसे ले सकती हूँ भला? टीना ने पूजा के लाख मना करने के बाद भी वो पूजा को अपने साथ सस्ते कपड़े के बाजार में ले गई, जहां पर अच्छा कपड़ा सस्ते दामों में मिल रहा था। टीना को विश्वास था कि उसकी भाभी अपनी ड्रेस डिजाइनिंग की कला से उनके घर के हालात फिर से अच्छे कर देगी। वो पूजा को बाजार से कई तरह का कपड़ा दिलाकर लेकर आई। भाभी, अब आप इनसे अपनी ड्रेसेस बनाना शुरू कर दीजिए। मुझे यकीन है कि आपकी ये कला हमारे दिन बदल देगी। तुम्हारा शुक्रिया टीना, आज तुम्हारी वजह से मैं फिर से अपनी कला को काम में ला सकूंगी। इसके बाद पूजा ने उन सभी कपड़ों को अलग अलग डिजाइन से काटकर उनसे अलग अलग तरह की ड्रेसेस सिलकर तैयार की, जिन्हें देखकर टीना के होश उड़ गए। वाह भाभी, आपने तो उम्मीद से ज्यादा सुंदर ड्रेसेस बनाई हैं। हमें पहले से पता क्यों नहीं था कि हमारे घर में एक इतनी अच्छी ड्रेस डिजाइनर रहती है। भाभी, यकीन मानिए आपकी ड्रेसेस खूब बिकेंगी। पूजा ने मुस्कुराकर टीना को बाय कहा और राम का ठेला लेकर, जिस पर वो फल बेचा करता था, कपड़े बेचने निकल गई। लेकिन पूजा को कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। ठेला लेकर इधर उधर भटकने के बाद उसे एक जगह मिली। उसने वहीं ठेला लगाने की सोची, जहां पर वहीं कपड़ों का एक बड़ा आलीशान शोरूम बना हुआ था, जिसकी मालकिन बहुत ही घमंडी और खड़ूस थी। पूजा देख रही थी कि सभी ग्राहक उसके ठेले के सामने से गुजरकर उस बड़े शोरूम में कपड़े लेने जा रहे थे। मैडम, मेरी दोस्त की हल्दी है, मुझे हल्दी के फंक्शन के हिसाब से ड्रेसेस दिखा दीजिए। हाँ हाँ जरूर, हल्दी फंक्शन के हिसाब से हमारे पास खास पीली ड्रेसेस हैं। आप वेट कीजिए, मैं अभी गार्ड से कहकर आपको ड्रेसेस दिखवाती हूँ। इसके बाद गार्ड्स ने उस लड़की को भूमिका के शोरूम की सारी पीली ड्रेसेस दिखाई, लेकिन वो ड्रेसेस बहुत ज्यादा हैवी थी। अरे नहीं मैडम, मैं सिंपल सोबर लड़की हूँ, मैं इतनी हैवी ड्रेसेस नहीं पहनती। मुझे कोई अच्छी सोबर और फैशनेबल ड्रेसेस दिखाइए। भला आजकल शादी के फंक्शन में कौन सिंपल ड्रेसेस पहनता है? आजकल तो सभी फंक्शंस में लश्कारे मारती हुई महंगी ड्रेसेस ही पहनी जाती हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हर इंसान का टेस्ट अलग अलग होता है और मुझे भारी कपड़े पसंद नहीं। अगर भारी कपड़े पसंद नहीं है तो मेरे शोरूम पर वापस कभी मत आना, क्योंकि मेरे शोरूम में सिर्फ महंगे और हैवी कपड़े ही बेचे जाते हैं। भला कौन दुकानदार अपने ग्राहकों से इतनी बदतमीजी करता है? अगर आप इसी तरह का बर्ताव रखेंगी तो ज्यादा समय नहीं लगेगा आपके इस शोरूम को बर्बाद होने में। मेरे शोरूम में आकर मुझे ही सुना रही है, निकल जाओ वरना मैं धक्के मारकर तुझे बाहर निकाल दूंगी। आई बड़ी मुझे बताने वाली कि क्या होगा और क्या नहीं। वो लड़की भूमिका के शोरूम से बुरा भला कहते हुए वापस आई। उसकी आवाज सुनकर पूजा ने उसकी तरफ देखा और उससे बोली, अरे लगता है आपको शोरूम में कोई ड्रेस पसंद नहीं आई। निराश मत होइए, अगर आप चाहें तो मेरे ठेले पर कुछ देख सकती हैं। लड़की ने पूजा की बात सुनी और जैसे ही उसने ठेले पर नजर डाली, उसने देखा कि ठेले पर काफी अच्छी क्वालिटी के कपड़े से बनी बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसेस थीं। अरे वाह, तुम्हारे पास तो काफी अच्छी ड्रेसेस हैं। क्या तुम मुझे हल्दी फंक्शन के लिए कोई ड्रेस दिखा सकती हो? लड़की की बात सुनकर पूजा ने अपने ठेले से एक सादी सिंपल सी पीले रंग की ड्रेस निकाली, जिस पर उसने पीले और गुलाबी रंग के कपड़े के फूलों से डिजाइनिंग की थी। कितनी सुंदर ड्रेस है, जैसी मुझे चाहिए थी। यकीन नहीं होता कोई ठेले पर इतने सुंदर कपड़े भी बेच सकता है। वैसे इस ड्रेस की प्राइस क्या है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपए में आप इस ड्रेस को ले जा सकती हैं। पूजा की बात सुनकर लड़की बहुत ज्यादा खुश हुई। उसे इतने सस्ते में उस लड़की को अपनी मनपसंद की ड्रेस मिल गई और पूजा की भी बिक्री की शुरुआत हुई कि तभी उसके ठेले के सामने एक आलीशान गाड़ी में से एक औरत अपनी बेटी को लेकर शोरूम के अंदर गई। बड़े ही अमीर घराने के लोग लगते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने अमीर लोग भी हमारे इस गांव में कपड़े लेने आते होंगे।
मैडम, मेरी बेटी विदेश से पढ़कर आई है, इसे यहाँ की किसी भी दुकान पर ड्रेसेस अच्छी नहीं लगी। फिर किसी ने हमें आपका पता दिया तो हम यहाँ चले आए। अरे आइए आइए, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारे पास अलग अलग वैरायटी के कपड़े हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसके बाद भूमि ने अपने गार्ड से कहकर उन दोनों को कपड़े दिखाए। आपके पास कपड़े अच्छे तो हैं, लेकिन ज्यादातर आपके पास पार्टी वियर ड्रेसेस और एक भी वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस नहीं है। भला इतने हैवी ड्रेस डेली में कोई कैसे पहन सकता है? हमारे पास एक्सपेंसिव और फैशनेबल ड्रेसेस ही मिलती हैं। अगर वेस्टर्न कपड़े पहनने हैं तो किसी वेस्टर्न कंट्री में जाकर खरीदो। कितनी बदतमीज हैं आप। पता नहीं आपका ये शोरूम कैसे चल रहा है। चलिए मम्मी, हम कहीं और से कपड़े खरीद लेंगे। हाँ हाँ जाओ, वैसे भी हम सिर्फ भारतीय कपड़े बेचते हैं, बढ़िया ही वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाली। दोनों माँ बेटी गुस्से से दंदनाती हुई भूमिका के शोरूम से बाहर आई और तभी उस अमीर लड़की की नजर पूजा के कपड़े के ठेले पर पड़ी जिस पर रखी ड्रेसेस का कलर बड़ा ही खिल रहा था। वो लड़की दौड़कर पूजा के ठेले पर पहुंची। ये देख उसकी माँ पीछे से आई और बोली, अरे बेटी, क्या तुम इस ठेले से कपड़े लेने की सोच रही हो? चलो हम किसी आउट शोरूम पर चलते हैं, तुम्हें यहाँ ठेले पर से कपड़े लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लड़की ने बिना कोई बात सुने पूजा के ठेले पर ड्रेसेस देखना शुरू कर दिया। वाओ, व्हाट अ ड्रेस! तुमने तो अपने ठेले पर कितनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस रखी हुई हैं, और यहाँ तो वेस्टर्न स्टाइल में भी ड्रेसेस हैं। क्या तुम कोई फैशन डिजाइनर हो? मुझे खुशी है कि आपको मेरी ड्रेसेस पसंद आई। मैं कोई फैशन डिजाइनर तो नहीं, लेकिन मुझे ड्रेसेस डिजाइन करना बहुत पसंद है। इसके बाद अमीर औरत ने भी पूजा की ड्रेसेस देखी और उसे भी ड्रेसेस बहुत पसंद आई। फिर वो दोनों पूजा के ठेले से कई ड्रेसेस लेकर गईं और ये सब भूमिका अपनी दुकान के शीशे से देख रही थी। इस लड़की को मेरे शोरूम के बराबर में ठेला लगाने की इजाजत किसने दी? और तो और ये मेरे ग्राहकों को भी अपने सस्ते कपड़े बेच रही है। गुस्से में भूमिका शोरूम से बाहर आई और पूजा से चिल्लाकर बोली, क्या समझती हो तुम खुद को, हाँ, कि तुम मेरे सालिशान शोरूम के पास आराम से ठेला लगाकर अपने बेकार से कपड़े बेच सकती हो? और तो और तुम मेरे ग्राहकों को भी छीन लोगी। तुम्हें पता है ये मेरी शान के खिलाफ है। चलो अब जल्दी से यहाँ से अपना ठेला हटाओ। मैं आपके शोरूम में नहीं बल्कि बाहर में ठेला लिए खड़ी हूँ, और ये जमीन आपकी नहीं। और मैंने कहाँ आपके ग्राहकों को छीना है। सभी लोग सबसे पहले आप ही के शोरूम में कपड़े लेने जाते, फिर ना जाने क्यों गुस्सा करते हुए खाली हाथी वापस लौट आते हैं। इस पर भूमिका को बेइज्जती महसूस हुई। उसने पूजा से दोबारा अगड़ करके वहां से ठेला हटाने को कहा। माफ कीजिए मैडम, मैं एक गरीब मजबूर औरत हूँ और मेरी यहाँ पर अच्छी बिक्री हो रही है। अगर आप मुझे यहाँ ठेला लगाने देंगी तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। ये कहकर पूजा ने भूमिका के सामने हाथ भी जोड़े। फिर भी भूमिका बिना कुछ कहे वहां से चली। पूजा को लगा कि शायद भूमिका के दिल में उसके लिए रहम आ गया है, लेकिन बाद में जो हुआ वो पूजा ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। भूमिका के अंदर जाते ही शोरूम से 2 गार्ड्स निकल कर आए और उन्होंने जबरदस्ती ठेला पूजा से हटाने को कहा। भगवान के लिए थोड़ा तो रहम कीजिए, मैं मजबूर हूँ। मेरा घर सिर्फ इसी ठेले की खातिर चल रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे लगता है ऐसे नहीं मानेगी, अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। इतना कहकर भूमिका के दोनों गार्ड्स ने पूजा के सारे कपड़े इधर उधर फेंकने शुरू कर दिए। रुक जाइए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। पूजा सारे गिरे कपड़ों को उठाने के लिए भागी कि तभी एक गार्ड ने हथौड़ा लाकर उसका ठेला तोड़ना शुरू कर दिया। पूजा रो रो कर उन्हें रोकती रही, लेकिन उन पे कोई असर नहीं हुआ। आखिर पूजा के कपड़े उधर उधर फेंक कर और फाड़ कर उसका ठेला तोड़ने के बाद दोनों गार्ड्स वापस शोरूम में चले गए। सभी आते जाते लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि भूमिका के खिलाफ जाकर वो उस बेचारी की मदद करती। पूजा रोती हुई अपने सारे कपड़े उठा रही थी कि तभी जोरदार बारिश होने लगी और जो कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे उन पर अब कीचड़ के गहरे दाग लग चुके थे। ऐसी क्या गलती हुई हमसे जो सजा का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा? आखिर कब तक हमें ये सब सहना होगा? पूजा अपने हाथों में कपड़े लिए वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी और उस दिन आसमान भी उसके साथ साथ रो रहा था। फिर जब पूजा बारिश से भीगती हुई घर पहुंची तो टीना उसे देखकर पूरी तरह चौंक गई। भाभी, आप इस तरह, क्या हुआ? भाभी कुछ बोलिए ना। इस पर पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया और आंखों में आंसू लेकर मुस्कुराती हुई घर के अंदर चली गई। उस दिन को हुए अब 1 महीना हो चुका था। भूमिका ने देखा कि पूजा अब वहां कहीं भी दूर दूर तक ठेला नहीं लगाती है, लेकिन पूजा पूरे 1 महीने ठेला न लगाने के बाद भी भूमिका के कपड़ों की बिक्री में कोई तरक्की नहीं हुई।
हमारे शोरूम पर लोग आ आकर खाली हाथ चले जाते हैं। अब तो हद ही हो गई है। पिछले 1 हफ्ते से हमारे यहाँ से एक ड्रेस भी नहीं बिका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे इस शोरूम पर ताला लग जाएगा। भूमिका माथे पर हाथ रखकर परेशान होती हुई बातें कर रही थी कि तभी उसकी मैनेजर उसके पास आई। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी गांव में एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर रहती है जिसके कपड़ों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है। अगर आप चाहें तो हम उससे आपकी बात करा सकते हैं। क्या सच में? इसी गांव में? तो फिर अभी मुझे उस डिजाइनर के पास लेकर चलो। भूमिका के कहने पर उसकी मैनेजर उसे गाड़ी में बिठाकर उसे उस डिजाइनर के पास लेकर जाने लगी। कितनी बेकार जगह है ये, कितने गरीब और छोटे लोग हैं यहाँ पर। भला यहाँ पर कोई अच्छी डिजाइनर कैसे मिल सकती है? गाड़ी में बैठे बैठे भूमिका अपना मन बदलने ही वाली थी कि तभी उसे दूर एक छोटे से घर के बाहर कुछ ड्रेसेस टंगी हुई दिखाई दी। और जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी और उन ड्रेसेस के करीब पहुंची, वाह, कितनी अच्छी ड्रेसेस हैं। सोचा नहीं था कि कोई ऐसे गांव में भी इतनी अच्छी ड्रेसेस तैयार कर सकता है। इतना कहकर भूमिका गाड़ी से उतरी और उस छोटे से घर के अंदर पहुंची। पर जहां उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वहां पर बैठी हुई पूजा अपनी मशीन पर कपड़े सिल रही थी, जिसको उसने बड़ी बेरहमी से अपने शोरूम के पास से उसका ठेला तोड़वाकर उसे वहां से भगाया था। और बाजू में एक लड़की बैठी थी जो उसे कपड़े काट कर दे रही थी, जिससे पूजा बता बताकर अपने कपड़े कटवा रही थी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात भूमिका के लिए ये थी कि वहां फोन लोग बिस्तर पर लेटे हुए, जो कि देखने से काफी कमजोर और बीमार लग रहे थे। भूमिका के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि उसकी आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा। अचानक जैसे ही पूजा की नजर दरवाजे पर पड़ी तो वो भी वहां रोती हुई भूमिका को देखकर हैरान रह गई। अरे मैडम, आप यहाँ कैसे? भूमिका बिना कुछ कहे सुने सीधे पूजा के गले लगकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने हालातों से इतनी मजबूर हो। मैंने तुम्हारा रोजी रोटी कमाने का जरिया छीन लिया, मुझे माफ कर दो। इस पर पूजा मुस्कुराई और बोली, बात जब आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। हमारे साथ जो भी होता है सब भगवान की मर्जी से होता है। अब आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पूजा की ईमानदारी और दयालुता को देखकर भूमिका को यकीन नहीं हुआ कि उसने एक देवी जैसी औरत के साथ ऐसा कैसे कर दिया। अब आप बताइए कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ? जब से मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करके तुम्हें वहां से भगाया है तब से मेरे शोरूम से कपड़े बिकना बंद हो गए हैं। तो मेरी मैनेजर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और मैं यहाँ चली आई। तो क्या आप मुझसे यहाँ ड्रेसेस खरीदने आई हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे एक अच्छे डिजाइनर की जरूरत है और इस समय मुझे तुम्हारे अलावा यहाँ कोई अच्छा डिजाइनर नहीं मिला। लेकिन ये बताओ कि तुमने दोबारा ड्रेसेस कैसे बनाई? मेरे गार्ड्स ने तो तुम्हारा सारा कपड़ा खराब कर दिया था। हाँ, उस समय मेरे पास जितने भी पैसे थे उन्हीं से एक कपड़ा लेकर आई थी मैं, और फिर मैंने कुछ साड़ियां ली और एक गाउन तैयार करके उसे अपने घर के सामने टांग दिया। मुझे उम्मीद थी कि कोई तो मेरी ड्रेस लेने आएगा ही। और फिर तभी वहां से एक अमीर लड़की गुजरी, उसने मेरी ड्रेस को देखा और उसे मेरी ड्रेस पसंद आई। उसने काफी अच्छे दामों से मेरी ड्रेस को खरीदा, जिससे मैंने दोबारा कपड़े का कारोबार शुरू किया। भूमिका पूजा के यूं हार न मानने वाले चरित्र को देखकर काफी प्रभावित हुई और उसने फिर पूजा से अपने शोरूम के लिए ड्रेस डिजाइन करने को कहा। और देखते ही देखते पूजा की ड्रेसेस इतनी ज्यादा बिकने लगी कि भूमिका ने उसके साथ काम में साझा कर लिया। अब पूजा और भूमिका एक साथ मिलकर शोरूम चलाती और पूजा के घर के हालात भी बिल्कुल बदल चुके थे। राम और शारदा पूरी तरह से अब ठीक हो चुके थे। साथ ही टीना भी अब एक अच्छी कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रही थी।